हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। तो तुगलक वंश, इसका समय है 1320 से 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। यानी जब वो गद्दी पर बैठा उसके बाद उसने जो अमीरों की भूमि थी उसको उसने फिर से लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी ये आपसे पूछा जा सकता है कि नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन सा था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया। तो दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का नया नगर किसने स्थापित किया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। अब जो उसने ये नगर स्थापित किया तो ये किस शैली में, तो रोमन शैली में निर्मित था और इसमें एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को क्या कहते हैं, तो छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। फिर है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। अब जब उनकी मृत्यु हो गई तो गयासुद्दीन के बाद उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अभी यहाँ पर एक पिंक बॉक्स में चार्ट दिया हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं। पहला है दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, जो कि 1326 से 1327 ईस्वी में, और राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी में, खुरासन एवं कराचिल का अभियान। ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्रियान्वित योजनाएं थीं और इनका ये क्रमशः वर्णन था। फिर आगे है मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा गया। क्यों? क्योंकि उसकी सनक भरी योजनाएं, क्रूर कृत्य और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। तो अमीर कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किसने करी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस लिए, तो कृषि के विकास के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो ये इसका कार्य ही था कि उसने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित करी और फिर इसका नाम दौलताबाद रखा। किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से और पीने के लिए गंगाजल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दी, तो एडवर्ड थॉमस ने। फिर है सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां और ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री कौन था, तो इब्न बतूता। वो लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया।
1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रिहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। किसने? तो इब्न बतूता ने। पुस्तक कौन सी है? रिहला। इसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था दो प्रकार के थे। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता था, पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके अनुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय ज़िया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम था तूतीनामा, जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभुसूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने करी? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में। और किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। यानी अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना करी और हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना करी। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहास का बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। यानी जब उसकी डेथ हुई मोहम्मद बिन तुगलक की, तब वो जो बदायूनी एक जो बहुत ही फेमस मतलब हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली। किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से और उसे लोगों से। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मतलब मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? तो शेख अलाउद्दीन का। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हीम, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजदन में शेख मुल्तान आदि मतलब मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजदन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीरुल मोमिनीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात को वसूलने का आदेश दिया। यानी जो फिरोज शाह तुगलक थे उसने जो 24 जो कष्टदायी कर थे उन्हें समाप्त कर दिया और केवल 4 को वसूल करने का आदेश दिया। वो 4 थे खराज जो कि लगान का था, खुम्स जो कि युद्ध में लूट का माल और जजिया और ज़कात। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। ये भी पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव, खिजराबाद यानी टोपरा गांव
एवं मेरठ से अशोक के दो स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। टोपर स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्रान सीरत फिरोज शाही जिसके लेखक अज्ञात में मिलता है। यानी इसी के शासन काल में जो टोपरा गांव है और मेरठ से अशोक के दो स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा किसके शासनकाल में किया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के। आगे फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कुछ और जानकारी है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। तो दीवाने खैरात की स्थापना किसने की, तो फिरोज तुगलक ने, विशेषकर महिलाओं की सहायता के लिए। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके समय में थी, तो फिरोज तुगलक के। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। फिरोज शाह ने मतलब सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया और इसने दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान की स्थापना की। दीवाने खैरात महिलाओं के लिए और दीवाने बंदगान दासों के लिए था। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना करी। तो फिरोज शाह की आत्मकथा कौन सी है, फतूहात ए फिरोज शाही, और इसने इसकी रचना करी। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए शिराज अफरीक को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज तुगलक के नागरकोट वर्तमान में कांगड़ा अभियान 1361 के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ को, लगभग 300 का, फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुदित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलायल ए फिरोज शाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु की अगर बात करें तो सितंबर 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। तो जो फिरोज शाह के काल में जो निर्मित थी खाने जहाँ तेलंगानी के मकबरा की अगर हम तुलना की बात करें तो वो जेरूसलम में बनी उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक यदि बात करें तो वो था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो दिल्ली पर आक्रमण किसने किया था, 1398 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने। नसीरुद्दीन के समय में ही मालिक कुशर्षक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो ये था हमारा लोधी वंश से संबंधित पूरा जितनी भी मतलब आवश्यक जो इन्फॉर्मेशन है वो। अब इसके बाद हम मतलब कुछ और अलग वंशों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।